हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 सेकंड लेवल। तो इसमें हम सीडीपी के पोर्शन 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2012 का ही, लेकिन यहाँ पर आज हम सेकंड लेवल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों से, स्टूडेंट्स से प्रतिक्रिया यानी कि जो फीडबैक होता है, रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय यानी कि कितना समय हम उनको रेस्पॉन्स करने के लिए दें, फिल इन द ब्लैंक्स के सही अनुपात में होना चाहिए। अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें जो है उनका रेस्पॉन्स चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए, तो हमें उन्हें किस एवरेज में जो है टाइम देना चाहिए, प्रतीक्षा टाइम जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कितना टाइम लेंगे। तो ये डिपेंड करता है किस पर, कि पिछले पार्टों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय यानी कि जितना समय उन्होंने पिछली बार लिया था वो उतना ही समय लेंगे, या फिर वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता यानी उनके जीवन से संबंधित हमने प्रश्न पूछा है या फिर किससे पूछा है, ये उस पर डिपेंड करता है। या फिर पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक हमने उन्हें पढ़ाया है, तो प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय यानी कि कोई यूनिट बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई टॉपिक बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो उसके उत्तर भी जो है जितना मतलब वो समय ले रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है। या फिर प्रश्न की कठिनाई स्तर पर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो बच्चे से हमने क्वेश्चन पूछा है उसका जो रेस्पॉन्स वो जितने समय में देगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन का जो लेवल है, कठिनाई का जो स्तर है वो कितना है। समझ रहे हो ना। अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो वो टाइम ज्यादा लेगा, प्रतीक्षा समय ज्यादा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इजी है, भले ही टॉपिक बड़ा हो छोटा हो, लेकिन क्वेश्चन इजी है तो वो समय कम लेगा। तो ये डिपेंड करता है प्रतीक्षा समय यानी कि जो रेस्पॉन्स आएगा वो कितनी देर में आएगा, उसके लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा एज ए टीचर, तो वो डिपेंड करता है पर्सन के कठिनाई स्तर पर। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 2012 के सेकंड लेवल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के। तो मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, आपको क्या बना दिया गया, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया गया। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो वो उदाहरण कौन से प्रकार के प्रश्न का है। देखिए ध्यान देने की बात है, आपसे पूछा क्या गया है। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और वो क्या, क्यों, कैसे पर आधारित हो, क्या या फिर क्यों या फिर कैसे, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो जिनमें क्या, क्यों, कैसे छुपा है, तो सीधी सी बात है इस पर आप सिर्फ एक ही आंसर पर सीमित नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन पर सीमित नहीं होंगे, आप असीम विकल्प सोचेंगे, है ना। तो जब आप एक से ज्यादा चीजें उसमें आपको बतानी होती है, उसमें आपको एक से ज़्यादा चीज़ें करनी होती है, किसी भी आपको जो जिम्मेदारी दे दी गई है, तो यहाँ पर तो आपको जिम्मेदारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की दे दी गई, तो सीधी सी बात है आपका एक काम तो नहीं है, आप योजनाएं बहुत सारी आपको बनानी पड़ेंगी। तो जब बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ेगी तो जब हम चिंतन के प्रकारों में पढ़ते हैं तो हम उसमें अभिसारी और अपसारी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट चिंतन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट में तो समस्याएं बहुत सारी होती हैं लेकिन विकल्प एक ही होता है। अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो विकल्प समस्या एक है लेकिन उसके समाधान बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मतलब ये उल्टी दिशा से चलता है और ये इस दिशा से चलता है, ठीक। लेकिन इसमें भी निम्न और उच्च का लेवल दे दिया गया है, तो ये उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा।
है ना। ये जो पर्सन है ये किस टाइप का है, ये हाई लेवल डाइवर्जेंट है। हाई लेवल डाइवर्जेंट यानी कि आपको जो है एक बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते बहुत हाई लेवल तरीके से योजनाएं बनानी होंगी। अगर आप इस तरीके से योजनाएं बना रहे हैं तो वो जो है अपसारी का एक रूप है और उच्च स्तरीय अपसारी है। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर है 3, सीखने फिल इन द ब्लैंक्स आकलन और अनुदेशन के बीच फिल इन द ब्लैंक्स के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें जो आप असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें ये पूरा का पूरा आप टॉपिक में इसका टाइप पढ़ेंगे। तो देखो इसका जो सीधे तौर पर हम ले गए आंसर ले लेते हैं। तो देखो सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों को क्या करता है, सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाता है। ठीक है, और इससे सीखना प्रभावित होता है। अगर आप सीखने के लिए आकलन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बनाया, जैसे एक एग्जाम्पल भी आता है, एक क्वेश्चन भी आता है प्रीवियस ईयर में कि एक जो है रसोईया है और वो बीच में जो है कढ़ी उसकी बन रही है और वो उसको बीच में ही चेक कर रहा है, यानी कि वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि अभी इसमें जो कमी है मैं उसमें अभी ऐड कर दूंगा। तो वो इस तरीके से अगर कर रहा है तो वो उसका सीखने के लिए आकलन है। तो अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो उसका जो आकलन है और आगे जो अनुदेशन है यानी कि उसको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके दोनों के बीच में क्या है, जो संबंध है वो दृढ़ हो रहा है ना। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, आंतरिक रूप से जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, जो किसी के कहने या फिर किसी चीज से प्रेरित होकर मोटिवेट नहीं होते, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, तो क्या बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा का स्तर कम होता है, या फिर उसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, या फिर ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, या फिर के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए अगर हम उसे बाह्य पुरस्कार देंगे तो क्या वो काम करेगा? अरे भाई, उसे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है और बाहर से कोई पुरस्कार, धनराशि, कोई कुछ भी उसे ट्रॉफी कुछ भी मिल रहा है तो वो उसके ऊपर कोई उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होती तो तब होती, अगर वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता, लेकिन वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की योजना में, जिसे हम CCE भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? CCE भी बोल देते हैं, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत, C से व्यापक और E से मूल्यांकन की योजना में व्यापक, जो ये पहला शब्द है, ये वाला शब्द है व्यापक, शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। देखो, अगर हम व्यापक किसी शब्द को जो है व्यापक बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए और क्या इसमें जो है नहीं आना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना अगर हम बना रहे हैं तो व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। तो अगर हम व्यापक की बात करें तो JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत इसमें आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो, जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं और एक ब्रॉड तरीके से पढ़ा रहे हैं, हर एक मतलब टेक्निक अपना रहे हैं उसको पढ़ाने की, तो जैसे कि अगर हम गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वो भी कई प्रकार की बुद्धि बताते हैं, इसीलिए बच्चों को सिखाने के तरीके भी वो कई प्रकार के बताते हैं, इसीलिए सिलेबस व्यापक होना चाहिए। L थर्स्टन भी जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत बताते हैं, वो भी 7 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। तो उस हिसाब से भी जो है अलग अलग बुद्धि के बच्चे कक्षा में होते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए हमें व्यापक जो है मूल्यांकन करना पड़ेगा। बहुबुद्धि गार्डनर के सिद्धांत में भी हम यही देखते हैं कि वे भी बुद्धि जो है 9 प्रकार की बताते हैं, तब भी हमें जो है
मूल्यांकन को या फिर जो है पाठ्यक्रम को पढ़ाते वक्त ये चीजें मतलब बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। लेकिन सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी जो है व्यापक के अंतर्गत हम जो है उन्हें समर्थित करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यह सीखने के वातावरण को प्रभावित करेगा किस प्रकार से। अगर हम कक्षा कक्ष यानी कि एक कक्षा है और शिक्षक और विद्यार्थी जो है किस प्रकार से रिप्रेजेंट करे किसको, जेंडर को, ठीक है, जिससे सीखने का वातावरण कैसा हो जाए। देखो, कक्षा कक्ष में जैसे एक शिक्षक है और विद्यार्थी है, ठीक है, अगर जेंडर को रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है तो जेंडर को रूपांतरित करे, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। जेंडर को परिभाषित करे, यह सीखने के वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। जेंडर को व्याख्यात करे, इस पर कोई, यह सीखने के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जेंडर को निर्मित करे, जो सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। देखो, अगर हम जेंडर की बात यहाँ पर हो रही है तो उसे इस तरीके से रूपांतरित करना चाहिए जिससे कि जो सीखने का वातावरण है वो कैसा हो जाए, क्षुब्ध, यानी कि एक तरह से जिसे इजी कंफर्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा कक्ष है तो उसमें शिक्षक जो है विद्यार्थियों के साथ में इस तरीके से मतलब बिहेव करना चाहिए जैसे लड़के लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। लड़कों को लड़कियों वाले काम, लड़कियों को लड़कों वाले काम, इस तरीके से जो है बांट देने चाहिए ताकि लड़कियों को ये ना लगे कि हम इन्हीं कामों के लिए बने हैं क्या, साज सजावट, नाच गाना, संगीत, या फिर लड़कों को ये ना लगे कि हम मतलब जो है लड़कियों वाले काम हम नहीं करेंगे। उनको लड़कियों वाले काम देने चाहिए जिससे कि कह सकते हैं कि जो जेंडर है, जेंडर को रूपांतरित इस तरीके से किया जाए ताकि जो सीखने का वातावरण है वो क्षुब्ध मतलब उसको बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से वितरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि एक तरह से जब हम अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत उन्होंने दिया है जो, तो उसमें वो जो है 5 प्रकार की कुछ आवश्यकताओं को दिखाते हैं जिसमें जो है निम्न स्तरीय, सबसे उच्च स्तरीय। तो उच्च स्तरीय की बात करें जिसमें हम देखते हैं अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, सबसे जो हाई लेवल की उसमें जो है उपलब्धि वो मतलब आवश्यकता होती है। तो अगर उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात यहाँ पर हो रही है तो सीधी सी बात है ये अभिप्रेरणा के अब्राहम मास्लो के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है अपने आप में क्या, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर डटे रहने की प्रवृत्ति। जब हम अब्राहम मास्लो की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैहिक आवश्यकताओं को, फिर हम उसमें पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से जो है सुरक्षा की आवश्यकताओं को, फिर जो है मतलब सम्मान पाने की आवश्यकताओं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है लास्ट में जो उपलब्धि आवश्यकताओं को पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास में जब सब प्रकार की आवश्यकताएं जो है परिपूर्ण हो जाती हैं तो कुछ 1% या फिर 2% इंसान दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ दुनिया से हटकर करना होता है और वो चुनौतीपूर्ण कार्यों में डटे रहने की क्षमता उनमें होती है, चुनौतीपूर्ण कार्यों में वो डटे रहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8 कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है, समझ गए ना, यहाँ पर लड़कों को टफ काम दिया गया है और लड़कियों को कि तुम बर्तन धुलो और जो है मतलब जो है आंकड़े बस रिकॉर्ड रखना कि कितना किसमें कितना वो मतलब जो है केमिकल का वो बना है। तो अगर इस तरीके से काम का बंटवारा हो रहा है तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती है ना, बात क्लियर हुई ना। तो ये रूढ़िबद्ध भूमिकाएं हैं जो एक तरह से समाज में ये जटिल संरचनाएं हैं, समाज की बनाई हुई संरचनाएं हैं कि लड़कियां जो है टफ काम नहीं कर सकती, वो इजी ही काम कर सकती हैं। तो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती है, इस तरीके से वहां पर जो है वहां से भी इनकी शुरुआत होती है, बाद में फिर इनको इसी तरह के काम के लिए रख दिया जाता है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि फिल इन द ब्लैंक्स का एक सशक्त साधन है।
सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना, जो जिसे हम कहते हैं एक तरह से जिसे हम कहेंगे कि ग्रुप एक्टिविटी जिसमें हम बच्चों को कराते हैं, तो समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो वो क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो वो क्या है? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। सामाजिक भागीदार, जैसे आप ग्रुप एक्टिविटी, किसी को भी ग्रुप एक्टिविटी बच्चे को कराई जा रही है किसी भी विद्यालय में, तो उसके पीछे का जो सीधा मकसद होता है वो यही होता है कि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना चाहते हैं। बच्चे को थोड़ा बहुत जो है सोशल बनाना है, सामाजिक बनाना है, ताकि वो समाज में रहना सीख सके। तो जब समूह में रहना सीखेगा तभी एक बड़े समूह का विस्तृत रूप क्या होता है? समाज होता है। तो तभी वो समाज में रहना सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण फिल इन द ब्लैंक्स परीक्षण करता है। ये किसका मतलब परीक्षण करता है? ये बुद्धि का, व्यक्तित्व का, या फिर बुद्धि लब्धांक का, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। तो ये आपको बताना है। तो अगर रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो सीधे स्तर पर क्वेश्चन आता है, इसके अलावा इसमें कुछ खास पूछा भी नहीं जाता है, तो आप सीधे इसका आंसर लोगे संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक से ये संबंधित है। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना लेसन प्लानिंग में शामिल नहीं है? लेसन प्लानिंग जब आप पढ़ते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा भी उसमें जो लेसन प्लानिंग हम इसमें आपको वो मिल जाएगी, पीडीएफ आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जरूर वॉच करें। ठीक है, उसमें आपको स्टेप देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान। तो आपको ये बताना है उसमें से कौन सा स्टेप इसमें आपको नहीं मिलता है। तो योजना की दृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। बाकी शिक्षार्थियों को हमें ज्ञान देना है, उनके जो हम उसको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो उद्देश्य हमें स्पष्ट करने होते हैं और शिक्षण का ज्ञान देना होता है। तो इस तरीके से पाठ योजना लेसन प्लानिंग की वीडियो आप जरूर वॉच करें, ताकि आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो ये इसमें जो है नहीं इसमें ऐड होता है, ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी इसमें से ये सब कार्य कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था, है ना। 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया। तो अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? इसकी भी वीडियो आप डिटेल से पढ़ने के लिए आरटीई की पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझने के लिए जरूर वॉच करें। इसमें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द से क्या अर्थ है? अगर हम अनिवार्य शब्द से अर्थ इसमें देखें तो वो क्या है? क्योंकि देखो जब ये जो 2009 में अधिकार आया था तो इसमें ये शब्द जरूर जोड़ा गया था अनिवार्य। निःशुल्क होना ही काफी नहीं था, अनिवार्य भी होना जो है काफी था। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो उचित सरकारें हैं, जो सरकारें हैं उस टाइम पर जो सरकार है, ठीक है, जिसकी भी सरकार है, तो उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। जो ये प्रावधान आया था तो उसमें ये भी साथ साथ में अनिवार्य कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था कि दाखिले होने अनिवार्य है। और दाखिले होने के बाद ऐसा नहीं कि बस दाखिले हो गए, बच्चों के जो है विद्यालय में नहीं बुलाया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों का आना भी, उपस्थिति भी जरूरी है। और साथ साथ में उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को इसमें 1 to 8 तक माना गया। तो प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता भी सुनिश्चित इसमें करनी है, यानी कि 8वीं तक के बच्चों को हम जो है उसमें फेल नहीं कर सकते। अभी भी वही चल रहा है कि 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर होते हैं, बच्चे जो होते हैं चीजों को सीखते हैं, तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का मतलब क्या होता है? स्वनियमन का जो सेल्फ हम कहेंगे उसको, जो मतलब एक तरह से मतलब खुद को खंगालना, खुद को जांचना, ठीक है, स्वनियमन जिसे हम कह रहे हैं। तो खुद को एग्जामाइन करना, सेल्फ एग्जामाइन जिसे हम कह सकते हैं, है ना। तो स्वनियमन का क्या अर्थ है?
तो अधिगम करता है यानी कि लर्नर का स्वनियमन का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय विनिमय या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, या फिर स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, या फिर अपने सीखे का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो जैसे मैंने कहा कि वो खुद को एग्जामाइन करता है, अनुवीक्षण करता है, तो खुद को जो है एग्जामाइन करना, अनुवीक्षण करना ही सेल्फ अभी मैं क्या बोल रही थी, एग्जामाइन करना, ठीक है, सेल्फ एग्जामाइन करना, तो स्वयं नियमन कहलाता है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ है कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की उसकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैडम चाय खाती है, मैडम चाय खाती है, तो ये अपने आप में आपको लग रहा होगा कि जो है मतलब बड़ा उटपटांग है, मैडम चाय खाती नहीं होती है, मैडम चाय पीती है, ये होना चाहिए था, है ना। तो आप इसे करेक्ट करोगे तो ये आप यहाँ पर ये कर सकते हो। लेकिन ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की कोई मिस्टेक है क्या? आप कहोगे कि वाक्य विन्यास की दृष्टि तो से तो ये सही है ना, वाक्य तो सही बना है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी में बनता है ना। इंग्लिश का सेंटेंस थोड़ा ही ना है, ये हिंदी का है, हिंदी में इसी तरीके से बनता है ना। इंग्लिश में तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे रूल होता है, लेकिन हिंदी में रूल ये होता है सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। तो उस दृष्टि से यानी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो बिल्कुल एकदम सही है ना। लेकिन इसका अर्थ सही है क्या? अर्थ एकदम सही है? नहीं है, आप ये कहोगे बिल्कुल नहीं है। तो अर्थ जब कब सही हो, जब यहाँ पर हम पीती कर देंगे, है ना, मैडम चाय पीती है, तब सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है। बात समझ गए ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 15 कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर संकेत करता है। जब हम सीखने के सिद्धांत पढ़ते हैं, अधिगम थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, पावलोव, हम इन सब की थ्योरी पढ़ते हैं। तो इसमें जो वाइगोत्स्की है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, वो एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है इसके फोल्डिंग, ठीक है, जिसे हम पाठ, ढांचा, ये सब बोलते हैं, है ना। तो इसके फोल्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स किसकी ओर संकेत करता है? तो सीखने, जब हम चीजों को बच्चों को सिखा रहे हैं, तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या फिर अनुरूपित शिक्षण, या फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इस टर्म का जो सीधे सीधे उत्तर होता है, तो ये इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है कि जब बच्चा कुछ सीख रहा है ना, सीख रहा है, तो उसमें कोई ना कोई एडल्ट उसको जो हेल्प कर देता है, क्या करता है, सहयोग करता है, हेल्प करता है, तो वो कैसी होती है, वो अस्थायी होती है। कैसे? उसे हम क्या बोलते हैं, उसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है ना, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये साइकिल चलाना सीख रहा है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि बच्चे को थोड़ा सा पीछे से जो है पुशअप करने में जो है पुशअप करेंगे, या फिर थोड़ा सा होल्ड करके खड़े रहेंगे, और जैसे ही वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है उस होल्ड को छोड़ देंगे, है ना। तो उससे क्या, उसे एक अस्थायी सहयोग मिल जाएगा। और ये किसने किया? ये कोई भी कर सकता है, आप उसके पिताजी हैं, भैया हैं, आप उसके टीचर हैं, आप उसके दोस्त हैं, कुछ भी है, तो आप जो है अपने आप में उसके एक तरह से मददगार हैं। तो वो एक वयस्क की कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। तो सीखने में आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप इस तरीके के जो उसे सहयोग कर रहे हैं, तो वो अपने आप में मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है, वो उसके फोल्डिंग कहलाता है। बात समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो देखो, इस तरह का जो है मतलब उसे क्यों बेचा उसने? सबसे पहला जवाब क्वेश्चन ये है, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, भोजन चाहिए था, उसे भोजन की आवश्यकता थी।
तो जिस व्यक्ति के पास में भोजन भी नहीं है, उसकी सबसे जो बेसिक आवश्यकता होती है वो भोजन होती है, जब वो भी पूरी नहीं हो रही है तो उसने मजबूरी में चाहे जैसे भी अपने बच्चे को भेज दिया है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये बेसिक आवश्यकताओं को, बेसिक नीड्स को जिसमें पढ़ते हैं हम, तो वो पढ़ते हैं हम किसमें, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में हम इसको पढ़ते हैं, है ना, जिसमें वो 5 प्रकार की आवश्यकताओं को दर्शाते हैं और जिसमें सबसे बेसिक नीड्स यही होती है, भूख, प्यास, नींद, सेक्स। ही इनका पूरा होने के बाद ही हम जो है दूसरी आवश्यकता यानी कि सुरक्षा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहली आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, यानी कि उस लेडी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसने अपने बच्चे को बेच दिया है। तो ये पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में, बुद्धि लब्धांक के यानी कि जो आईक्यू लेवल होता है बच्चों का, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, अगर हम क्या करेंगे कि तुम जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चा हो, तुम सामान्य बुद्धि के बच्चे हो, तुम मंद बुद्धि के बच्चे हो, इस तरीके से हमने बच्चों को बांट दिया। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ये वर्गीकरण कर देते हैं, तो उनकी जो स्वगरिमा है, इन बच्चों की अपनी स्वगरिमा होती है कि नहीं होती है, सबका अपना जो है सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करेगा, वो घटाएगा या बढ़ाएगा या फिर प्रभावित ही नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, उनकी जो गरिमा है, पहली तो बात गरिमा घटेगी अगर ऐसे वर्गीकरण कर दिया तो, है ना। और फिर जो है उनके शैक्षणिक निष्पादन को ये इस तरीके से प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। शैक्षणिक निष्पादन तो जो है उतना ही बना रहेगा, लेकिन क्या होगा, उनकी गरिमा जरूर घट जाएगी। उनकी क्या होगी, उनकी गरिमा जरूर घट जाएगी। शैक्षणिक निष्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शैक्षणिक निष्पादन तो जो बच्चा जिस लेवल का कर रहा था वही करेगा, लेकिन गरिमा जरूर घट जाएगी, है ना। बात समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अब डिस्कस करेंगे 18। जॉन डीवी द्वारा, जो जिसे कह सकते हैं कि इन्होंने लैब विद्यालय मतलब स्थापित किए, तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो किस प्रकार के होते हैं लैब विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय। तो जो लैब विद्यालय होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रगतिशील विद्यालयों का ही एक उदाहरण है, उनको ही हम लैब विद्यालय कहते हैं। ठीक है, यानी जहां पर बच्चे परीक्षण करते हैं, जहां पर बच्चे जो है कुछ ना, जैसे लैब बनाई जाती है ना विद्यालयों में, तो उनको इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चा जो है वहां पर अपनी उनके सामने कोई प्रॉब्लम दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो अपनी प्रगति को जांचते हैं। तो इस वजह से हम इसको प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं और प्रगतिशील विद्यालय भी हम इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो अगर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए, उनकी एज 3 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों को दिया था, उसमें जो है नैतिक विकास के बच्चे जो है किन किन चरणों से गुजरते हैं ये भी बताया था। तो ये भी थ्योरी आप समझने के लिए जरूर पीडीएफ में उसमें जो है वीडियो को वॉच करें, ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत जो है अधिकार। तो कौन से चरण से बच्चा जो है गुजरेगा, अगर बच्चा प्राथमिक विद्यालय में है तो एज की अगर हम बात करें तो वो 3 से 10 का होना चाहिए। तो इस एज में बच्चा अगर किसी उससे गुजरेगा तो वो गुजरेगा कौन से, पहले 2 चरणों से। किसके, नैतिकता विकास के, जिसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि बच्चा कोई भी अच्छा काम, यानी घर वालों की आज्ञा मानेगा तो वो इसलिए मानेगा क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। अच्छे काम वो तभी करेगा और बुरे कामों से बचेगा। और व्यक्तिक विनिमय, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बच्चे आपका जो है आप ये इंग्लिश का होमवर्क कर लो, हिंदी का कर लो, मैं आपको जो है चॉकलेट दूंगा, तो उस आधार पर वो अच्छे काम करते हैं, ना कि
अंत व्यक्तिक संबंध के आधार पर, ना कि सामाजिक अनुबंधन के आधार पर। ये करते तो है ये, लेकिन ये बाद की अवस्थाओं में करते हैं, अभी बच्चा प्राथमिक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 20 की एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। क्या बोल रहा है? आया है। तो शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दादा आया है की जगह पर आप क्या बोले? दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या फिर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा आप बच्चे को बोले, या फिर बच्चे को ये कहे कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं, या फिर बच्चे से ये बोले कि बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं, ऐसा आप बोले। तो बच्चा तो क्या बोल रहा है? उसका दादा आया है, लेकिन आप एक टीचर होने के नाते क्या बोलेंगे कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं, है ना, इस तरीके से, ताकि बच्चे को आप नैतिकता सिखा सके। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 21 के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। अगर किसी घटना को, वृत्तांत को जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या विशेषता होती है, तो ये आपको बताना है। तो देखो, कोई भी बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी मतलब व्यवहार कर रहा है, अगर उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसकी अपने आप में एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या होती है? वो विशेषता ये होती है कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है। एक तरह से प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी एक्टिविटी को बच्चा कैसे करता है, और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का काम जो है मतलब करेगा। ठीक है, ये फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, नहीं मतलब उपलब्ध कराता है, ये होना चाहिए था। ठीक है, ये फीडबैक उपलब्ध कराता है, इस तरीके से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, वहां पर जो है नहीं मतलब वो ऐड हो गया गलती से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर मिश्रित आयु वर्ग वाले बच्चे हैं, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, किसी भी मतलब एज के बच्चे उसमें हैं, तो मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए अगर ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए सबसे ज्यादा, तो वो किस चीज का होना चाहिए? तो उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, वो किस पृष्ठभूमि से, किस जो है कहाँ से आए हैं बच्चे, या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या फिर विकासात्मक अवस्थाओं का। तो एक टीचर होने के नाते आपको ज्ञान होना चाहिए विकासात्मक अवस्थाओं का, यानी कि किस एज में बच्चा किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो उसके विकास की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, बात समझ गई? तो इस तरीके से आपको जो है उनका ज्ञान होना चाहिए विकास की अवस्थाओं का, क्योंकि आपकी जो कक्षा है वो मिश्रित आयु वर्ग की है, उसमें किसी भी अवस्था का बच्चा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, या फिर मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वाभाविकतः अच्छा निष्पादन करते हैं, या फिर यह जो है यदि शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, या फिर सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो इनकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इस तरह के बच्चे जो होते हैं बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, यानी कि इन्हें बहुत ही रेयर हेल्प चाहिए होती है। ये अपने आप को खुद ही जो है प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है, अपना पूर्ण विकास पर ये जोर देते हैं। हमें अभी जो है लास्ट ईयर एक बच्चा था, तो उसने भी मतलब इंटर पास आउट किया है, तो यहाँ से उसने जो है 95% गेन किया है सीबीएसई बोर्ड से। तो अपने वो साल भर उसने पढ़ाई की, और वो अपने आप में मतलब टैलेंटेड बच्चा था, दिखता था पहले से कि प्रतिभाशाली है। तो उसे अगर कभी भी हेल्प पड़ी तो वो बहुत रेयर, बिना किसी सहायता से उसने उसके जो सामर्थ्य थी उसे उसका पूर्ण विकास उसने किया है। तो प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति यानी कि आप किसी भी क्लास में बच्चों के सामने आप कॉन्सेप्ट को जो व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, आप बहुत ही मैनेजमेंट करके मतलब चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रस्तुति जो है इस तरीके से जो मतलब बच्चों का जो विकास होता है, तो निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? अगर हम इस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं बच्चों के सामने, तो वो क्या होगा
कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी कि जो बच्चे में डेवलपमेंट होगा तो वो एक तरह से सिक्वेंसली होगा, और कह सकते हैं कि उसमें एक, जब कोई भी चीज व्यवस्थित है, यानी कि व्यवस्थित का मतलब अपने आप में सिस्टमेटिक होना, अगर वो सिस्टमेटिक है तो वो सीधी सी बात है, वो डेफिनेटली वो कर्मिक है, यानी कि उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस है। तो सीधी सी बात है, जो बच्चे का विकास होगा वो सापेक्ष रूप से कर्मिक होता है। बात समझ गई ना? तो उन्हें जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आपने कहीं से कोई टॉपिक उठाकर पढ़ा दिया, कभी कोई टॉपिक उठाकर पढ़ा दिया, तो बच्चे को कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, है ना? तो बच्चे को आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाओगे तो उनका विकास भी क्रमिक तरीके से होगा। बात समझ गए ना? तो बेसिक से लेकर जो है लास्ट वाले पेज पर आपको जाना चाहिए इस तरीके से। कोई कोई टीचर होता है ना, बीच बीच में से पढ़ाना शुरू कर देता है, तो बच्चे का जो है बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर कैसे मतलब क्रमिक विकास होगा उसका, नहीं हो पाएगा। शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी हो गई? अगर 2009 आरटी लाया गया था, तो आरटी में जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए थे शिक्षा को लेकर, कक्षाओं को लेकर। तो जब ये प्रावधान किया गया, इसको समझने के लिए आप जरूर वॉच करें वीडियो को एक बार, कंप्लीटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शिक्षा का अधिकार तो अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे हो गए? अप्रभावित रहे, या फिर जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय होंगे, या फिर आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गए, या फिर आयु के अनुसार अधिक विसमझातीय हो गए। तो सीधी सी बात है, जब ये प्रावधान लाया गया तो इसमें क्या हुआ कि बच्चों की जो एज थी ना, आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गए, यानी कि उनकी जो एज थी उन्हीं के अनुसार जो है उसमें बच्चों की जो है क्रियान्वयन किए गए, बच्चों के लिए एक्टिविटियां की गई, उनमें जो है वो एक तरह से सिलेबस जोड़ा गया, पाठ जोड़े गए, इन चीज़ों को मतलब ध्यान दिया गया कि कौन से कक्षा में कौन से लेवल तक की मतलब चीज़ों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, है ना? बच्चों में नैतिकता विकास के लिए क्या इसमें ऐड करना चाहिए। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इसमें जो है किसी भी बच्चा जो है आर्थिक सामाजिक किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा है तो हर किसी को एडमिशन देना है, आप जो है उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। तो सीधी सी बात है कि आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई, यानी कि उसमें जो है बच्चे की उपस्थिति भी बढ़ गई, साथ ही साथ ये भी देखा गया। ठीक है, तो इससे बहुत सारे मतलब लाभ हुए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया? तो एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, या फिर जॉन डेवी। तो आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी कि एक्लिरेशन का अर्थ क्या है? संवर्धन होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना, क्षमताओं को बढ़ाना, कुछ भी हो सकता है। संवर्धन का मतलब बढ़ाना ही होता है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जैसे हमने प्रतिभाशाली बच्चे का क्वेश्चन अभी भी डिस्कस किया है, तो संवर्धन का मतलब यहाँ पर क्या होता है उनके संदर्भ में? तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या फिर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना, प्रोमोट कर देना, यानी आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, या फिर शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या फिर शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो देखो, अगर हम बढ़ा रहे हैं उनमें कुछ चीजों को, तो सीधी सी बात है, तो उसे एक तरह से प्रमोट करना कहेंगे कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में संवर्धन का एक्लेरेशन का जो अर्थ है वो यही होता है कि वर्तमान में जो उसका स्तर है या फिर ग्रेड है उसे छोड़कर वो अगले उच्च ग्रेड में उसको प्रोमोट यानी कि प्रोन्नत करना। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक है यानी कि या तो मदर नहीं है या फिर फादर नहीं है, तो एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्या स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर इस तथ्य को अनदेखा ही कर देना चाहिए, या फिर इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए? तो उसके साथ भी हमें जो है, अगर व्यवहार की बात हो रही है तो उसके साथ भी हमें बाकी बच्चों के जैसे एक रूप जो है व्यवहार करना चाहिए, उसे भी वही वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, भले ही बच्चा सिंगल पेरेंट हो या फिर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
29 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर प्रतिभाशाली बच्चे की बात हो रही है तो उसे पढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना उस बच्चे से ये कहा जाए, या फिर जो है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखने को कहा जाए, या फिर 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करने को लिए कहा जाए, या फिर शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाने के लिए कहा जाए। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली है, जिनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, देखिए हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं और ना बिल्कुल ना के बराबर भी उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन जो उसकी एज है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुसार ही उम्मीद रखे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखो प्रतिभाशाली बच्चा है तो इससे उम्मीदें जो होती है उसी के लेवल की होती है। तो अगर बात करें तो इससे कौन से काम करवाने चाहिए, कौन सी एक्टिविटी दी जानी चाहिए, तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, यानी उनसे बोल दिया जाए कि आपको जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ाया है, तो पढ़ाई गई जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पनाएं हैं, उसके आधार पर आप कोई मौलिक नाटक लिखो, यानी कि आप बनाकर कुछ लिखो। मौलिक का मतलब कुछ बनाकर लिखो, अपनी तरफ से बनाकर लिखो। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि शरीर के बारे में फिजिकली कोई बच्चा बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज रखता है ना, तो इस तरह की बुद्धि रखने वाले जो बच्चे हैं लास्ट में फ्यूचर में जाकर उन क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या बनेंगे। क्या वो कवि बनेंगे? कवि तो नहीं बन सकते। वाचक यानी कि अच्छा बोलने वाले बनेंगे? नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या बनेंगे? क्या राजनीतिक नेता बनेंगे क्या? नहीं। तो वो फिर क्या बनेंगे? वो शल्य चिकित्सक बनेंगे। क्या बनेंगे? शल्य चिकित्सक बनेंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से जो सर्जन जिसे हम बोलते हैं, तो वो सर्जन बनेंगे। ठीक है, जो सर्जरी करते हैं ना, तो वो सर्जन बनेंगे, क्योंकि उनको बॉडी का शरीर का बहुत ज्यादा ज्ञान है। समझ गए? तो जैसे कि हम गार्डनर की थ्योरी में पढ़ते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत में, तो वो यही बताते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाला जो विद्यार्थी होता है ना, तो उसे बॉडी का यानी कि शरीर का बहुत ज्ञान होता है, और वो शरीर के संबंध में अगर पॉसिबिलिटी है तो वो आगे जाकर क्या बनेगा? वो शल्य चिकित्सक बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किए 30 क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ हर एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आपको तरीके से समझ में आया होगा। तो कितना आपका स्कोर बना जरूर आप जो है शेयर करें। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट भी करके भी बताएं, बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।